जरा सोचो, साल है 2004, फ्लिप फोन का जमाना है और हार्वर्ड का एक स्टूडेंट मार्क जकरबर्ग कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। क्या? फेसबुक। हाँ, उस समय इसका नाम द फेसबुक था। यह बेसिकली हार्वर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक डिजिटल ईयरबुक की तरह था। जकरबर्ग को क्या पता था? वो कोई मामूली वेबसाइट नहीं बना रहा था, वो तो एक ग्लोबल फिनोमिनन बना रहा था। आज की बात करें तो फेसबुक के पास करोड़ों यूजर्स हैं। इसी से हम न्यूज शेयर करते हैं, दोस्तों से जुड़ते हैं और अपने एक्सेस को स्टॉक करते हैं। झूठ मत बोलो। एक छोटे से डॉर्म रूम प्रोजेक्ट से लेकर टेक जायंट बनने तक फेसबुक की कहानी किसी लेजेंड से कम नहीं है। लेकिन यहाँ सब कुछ अच्छा ही अच्छा नहीं है। इस सोशल मीडिया जायंट का एक डार्क साइड भी है, जिसमें लॉ सूट्स, प्राइवेसी कंसर्न्स और इतना ड्रामा है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। बकल अप कर लो दोस्तों, अब मजा आएगा। याद है जब फेसबुक सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए था? क्या दिन थे वो। ज्वाइन करने के लिए यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस चाहिए होता था। मानो ये साइबर स्पेस का सबसे कूल क्लब हो। लेकिन जकरबर्ग भी कमाल का दिमाग वाला है। उसे पता था कि फेसबुक में बहुत दम है, इसलिए 2006 में फेसबुक ने अपने वर्चुअल दरवाजे दुनिया के हर उस इंसान के लिए खोल दिए जिसकी उम्र 13 साल से ज्यादा थी। और भाई साहब, लोगों की मानो भीड़ उमड़ पड़ी। देखते ही देखते ये वेबसाइट कॉलेज हैंगआउट से ग्लोबल मीटिंग प्लेस बन गई। अब आप अपनी दादी माँ से, अपने तीसरी कक्षा के टीचर से और 5 साल पहले किसी पार्टी में मिले उस अनजान से भी जुड़ सकते थे। लेकिन बदलाव यही नहीं रुके। अरे नहीं, फेसबुक बदलता रहा। याद है जब न्यूज फीड आया था, या जब हम अचानक से चीजें लाइक करने लगे थे? हर अपडेट ने हमारे ऑनलाइन बातचीत करने के तरीके को बदल दिया। फेसबुक अब सिर्फ दोस्तों से जुड़ने के बारे में कम और अपनी जिंदगी, अपने विचार और यहाँ तक कि अपने पॉलिटिकल व्यूज शेयर करने के बारे में ज्यादा हो गया। ऑनलाइन और ऑफलाइन दुनिया के बीच की लकीर धुंधली होने लगी और कभी-कभी चीजें थोड़ी मेसी भी हो जाती थीं। चलो फीचर्स की बात करते हैं। फेसबुक सोशल मीडिया का स्विस आर्मी नाइफ है। यह सब कुछ करता है। सबसे पहले आपके पास बेसिक चीजें हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैसेजिंग, फोटो एल्बम्स। इन्हीं से हम अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहते हैं, चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन फिर चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ग्रुप्स, आपको हर चीज के लिए एक ग्रुप मिल जाएगा। बिल्लियों से प्यार है, मिल जाएगा। 80 के दशक के पुराने कार्टून्स के दीवाने हैं, बिल्कुल मिल जाएगा। ऐसे लोग जो मानते हैं कि धरती चपट्टी है, दुर्भाग्य से उनके लिए भी है। और मार्केट प्लेस को मत भूलिए, जहां आप यूज्ड फर्नीचर से लेकर और हाँ, और बिल्लियों तक कुछ भी खरीद और बेच सकते हैं। फेसबुक आपकी सभी सोशल जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप है। ये कन्वीनियंट है, ये एडिक्टिव है और ये थोड़ा स्केरी भी है कि इसको हमारे बारे में कितनी जानकारी है। फेसबुक से पहले याद है जिंदगी कैसी थी? लोगों को फोन करना पड़ता था, मतलब अपनी आवाज का इस्तेमाल करके, और सब कुछ अजीब था ना? फेसबुक ने वो सब बदल दिया। इसने जुड़े रहना बहुत आसान बना दिया। अचानक से आपको पता होता था कि आपके दोस्त क्या खा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और हर मिनट क्या कर रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ टच में रहने के बारे में नहीं है। फेसबुक ने उन लोगों को भी आवाज दी जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी। ये एक्टिविज्म, सोशल चेंज और अरब स्प्रिंग जैसे मूवमेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया। इसने हमें कलेक्टिव एक्शन की ताकत दिखाई। बेशक इसने हमें इंसानियत का डार्क साइड भी दिखाया। साइबर बुलिंग, मिस इन्फॉर्मेशन, पॉलिटिकल पोलराइजेशन। फेसबुक हर तरह की नेगेटिविटी के लिए एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन गया। यह एक दोधारी तलवार है, यह सोशल मीडिया वाली चीज। एक पोस्ट के जरिए दुनिया को जोड़ना, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। भाग 5, कनेक्टिव बनाम फेसबुक विचारों की जंग। याद है जब फेसबुक पर मुकदमा चला था, मतलब सचमुच का मुकदमा। यह सब शुरू हुआ हार्वर्ड के 3 छात्रों के साथ, विंकलवॉस जुड़वां और दिव्या नरेंद्रा। उनके पास कनेक्टिव नामक एक सोशल नेटवर्किंग साइट के लिए यह विचार था। सुना सुना सा लग रहा है। खैर, उनका दावा था कि जकरबर्ग ने उनका विचार चुरा लिया था जब वह फेसबुक पर काम कर रहा था। ड्रामेटिक म्यूजिक बजाओ। कानूनी लड़ाई बहुत बड़ी थी। वकीलों को काम पर रखा गया, आरोप लगाए गए और अंत में फेसबुक ने $65 मिलियन में मामला सुलझा लिया। कॉलेज के कुछ बच्चों के लिए बुरा सौदा नहीं है, लेकिन सवाल बना रहा, क्या जकरबर्ग ने वाकई विचार चुराया था? दुनिया शायद कभी नहीं जान पाएगी। भाग 6, कटघरे में फेसबुक, एफटीसी और डेटा प्राइवेसी की चिंता।
ठीक है, तो हो सकता है कि फेसबुक ने कनेक्टिव का विचार न चुराया हो, लेकिन उन्होंने जरूर कुछ और चुराया, हमारा डेटा। 2012 में फेडरल ट्रेड कमीशन या FTC फेसबुक के दरवाजे पर दस्तक दी। वे कुकीज बेचने नहीं आए थे, वे इस दावे की जांच करने आए थे कि फेसबुक यूजर्स के डेटा के साथ खेल रहा है। और पता है क्या, FTC को जो मिला उससे वे ज्यादा खुश नहीं थे। फेसबुक पर भारी जुर्माना लगाया गया और उसे हमारा डेटा सुरक्षित रखने के बारे में सही से काम करने का वादा करना पड़ा। लेकिन सच बताइए, क्या उन्होंने वाकई अपने तरीके बदले हैं, या वे अभी भी हमारा डेटा इकट्ठा करके सबसे ज्यादा पैसे देने वाले को बेच रहे हैं? इस बारे में अभी कुछ कहना मुश्किल है। भाग 7, कैम्ब्रिज एनालिटिका कांड, विश्वास हारना। याद है वो पूरा कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला मामला? हाँ, वो बड़ा बवाल था। बेसिकली इस कंपनी ने लाखों फेसबुक यूजर्स का डेटा उनकी मर्जी के बिना ले लिया। फिर उन्होंने 2016 के US राष्ट्रपति चुनाव के दौरान लोगों को पॉलिटिकल एड्स दिखाने के लिए उस डेटा का इस्तेमाल किया। यह एक बहुत बड़ा घोटाला था जिसने फेसबुक की नींव हिला दी। लोग गुस्से में थे, राजनेता आग बबूला थे और मार्क जकरबर्ग पर संसदीय सुनवाई में पसीने छूट रहे थे। कैम्ब्रिज एनालिटिका घोटाले ने हमें दिखाया कि डिजिटल युग में हमारा डेटा कितना असुरक्षित है, और इसने फेसबुक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों की पावर के बारे में कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भाग 8, फेसबुक की दोधारी तलवार, कितनी कीमत पर जुड़ाव। फेसबुक के बारे में एक बात है, यह बहुत जटिल है। एक तरफ यह हमें दुनिया भर के लोगों से जोड़ता है, यह हमें अपनों के संपर्क में रहने, अपनी जिंदगी शेयर करने और समुदाय बनाने में मदद करता है। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो यह बहुत अद्भुत लगता है। लेकिन दूसरी ओर फेसबुक का एक स्याह पक्ष भी है। यह लत लगा सकता है, यह गलत सूचना फैला सकता है, और इसका इस्तेमाल लोगों का फायदा उठाने और उनका शोषण करने के लिए किया जा सकता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका कांड ने यह साबित कर दिया। तो हम हद कहां तय करें? हम अपनी निजता और अपने मानसिक स्वास्थ्य को बलिदान दिए बिना सोशल मीडिया के लाभों का आनंद कैसे लें? यही सबसे बड़ा सवाल है। भाग 9, डिजिटल युग में रास्ता बनाना, जुड़ाव और निजता में संतुलन। हम एक डिजिटल युग में रहते हैं, इससे बचना संभव नहीं है। सोशल मीडिया यहां हमेशा के लिए है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी निजता पूरी तरह से त्याग देनी होगी। हम अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप ऑनलाइन क्या शेयर कर रहे हैं। आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऐप्स की गोपनीयता नीतियों को पढ़ें, और फेसबुक जैसी कंपनियों को हद पार करने पर आड़े हाथों लेने से न डरें। यह एक संतुलन बनाने की बात है, यह पूरी डिजिटल लाइफ वाली चीज। लेकिन थोड़ी जागरूकता और संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ हम इस प्रक्रिया में खुद को खोए बिना ऑनलाइन दुनिया में नेविगेट कर सकते हैं। भाग 10, फेसबुक का भविष्य आगे क्या है? तो फेसबुक के लिए आगे क्या है? क्या वे आखिरकार इस पूरी प्राइवेसी वाली चीज को ठीक कर पाएंगे? क्या नियामक इन्हें तोड़ देंगे? क्या वे एक टाइम मशीन का आविष्कार करेंगे और इन सभी घोटालों को होने से रोकने के लिए वापस चले जाएंगे? केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, फेसबुक जल्द ही कहीं नहीं जा रहा है। यह बहुत बड़ा है, बहुत शक्तिशाली है और हमारी जिंदगी में बहुत गहराई तक रचा बसा है। सवाल यह है कि फेसबुक हमारे भविष्य में क्या भूमिका निभाएगा। क्या यह एक अच्छी ताकत होगी जो दुनिया को जोड़ेगी और आपसी समझ को बढ़ावा देगी, या यह एक अंधेरे रास्ते पर चलता रहेगा, हमारे डेटा का शोषण करेगा और हमारी निजता को कमजोर बनाएगा? चुनाव आखिरकार हमारा है। भाग 11, लाइक बटन से परे फेसबुक की स्थायी विरासत। चाहे आप इसे पसंद करें या नफरत, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि फेसबुक ने दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। इसने हमारे संवाद करने के तरीके, हमारे द्वारा जानकारी प्राप्त करने के तरीके और खुद को देखने के तरीके को बदल दिया है। यह हमारी उम्मीदों, हमारे डर और हमारी गहरी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। लेकिन फेसबुक सिर्फ एक वेबसाइट से कहीं बढ़कर है। यह समाज का एक दर्पण है जो अच्छे और बुरे दोनों को दर्शाता है। यह तय करना हम पर निर्भर करता है कि हम इस शक्तिशाली उपकरण का उपयोग कैसे करते हैं। क्या हम इसे खुद को बांटने देंगे या हम इसका इस्तेमाल पुल बनाने के लिए करेंगे? भविष्य अलिखित है, लेकिन एक बात तो तय है, फेसबुक की विरासत अभी खत्म नहीं हुई है।